तो देखो अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। हमने कॉस्ट वाले चैप्टर में देखा कि एक प्रोड्यूसर के लिए अगर कोई गुड बनाना है तो गुड बनाने का जो खर्च आता है उस खर्चे को बोलते हैं कॉस्ट। उस खर्चे को क्या बोलते हैं? कॉस्ट। मान लो मेरी फैक्ट्री है मार्कर बनाने की। मार्कर समझते हो ना, ये है मार्कर। मेरे चेहरे की तरफ से ध्यान हटाओ और इस मार्कर पर लगाओ, ठीक है। ये है मार्कर और इस मार्कर को बनाने की जो कॉस्ट आती है वो आती है 25 रुपए। कितने रुपए की कॉस्ट आती है? 25 रुपए की। कितने रुपए का खर्चा आता है इसको बनाने का? 25 रुपए का। मैंने इस मार्कर को मार्केट के अंदर बेचा और मार्केट में बेचने के बाद मुझे थोड़ी बहुत क्या हुई? रेवेन्यू हुई। मैंने लास्ट क्लास में बताया था रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, और वैसे भी हमने इसका प्रॉपर चैप्टर पढ़ लिया है भाई। रेवेन्यू के बारे में हमने एक एक चीज जान ली है। जब भी हम किसी भी चीज को बनाकर मार्केट के अंदर बेचते हैं और बेचने के बाद जो पैसा आता है वो पैसा क्या कहलाता है? रेवेन्यू। और मान लो रेवेन्यू हुई है मुझे 40 रुपए की। कितने रुपए की रेवेन्यू हुई है? 40 रुपए की। मुझे बताओ 25 रुपए का मार्कर बनाकर तुमने 40 रुपए में बेच दिया। 25 रुपए का मार्कर बनाकर, मतलब कि मार्कर का खर्चा कितने रुपए का था? 25 रुपए का। और वो 25 रुपए वाला मार्कर जो तुमने मार्केट के अंदर बेचा है, कितने का बेचा है? 40 रुपए का। बताओ फायदा हुआ ना? ये हमारा फायदा हुआ। और कितने का फायदा हुआ? 40 में से 25 गए 15 रुपए। 15 रुपए का फायदा हो गया। मुझे बताओ हर एक प्रोड्यूसर किस लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए। अगर उसे प्रॉफिट होगा तो वो काम करेगा, और अगर उसे प्रॉफिट नहीं होगा तो वो उस काम को नहीं करने वाला, भाग जाएगा छोड़कर। जैसे भगवान को देखकर भूत भागता है ना, इसी तरह से प्रोड्यूसर लॉस को देखकर भागता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम हमें यहां पर पढ़ना है, जैसे हमने कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ा था। क्या होता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये है कि जब कंज्यूमर को सबसे ज्यादा क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन। और प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये है कि जब प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? प्रॉफिट। मतलब कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है कि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कब मैक्सिमाइज होता है और क्या कंडीशन होती है उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की, ठीक है। तो तुम्हें चैप्टर डालना है भाई। प्रोड्यूसर क्या डाल दिया तुमने? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब होता है? हमने उससे पूछा प्रोड्यूसर से, भाई तू कब होता है इक्विलिब्रियम में? उसने कहा था भाई मेरे को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तब मैं इक्विलिब्रियम में आऊंगा, ठीक है। मतलब हर एक व्यक्ति पागल है पैसे के पीछे, और पैसा मतलब प्रॉफिट, तभी तो होगा। प्रॉफिट होगा तभी तो पैसा आएगा, ठीक है। अगर लॉस होगा, लॉस के केस में पैसा आता है, लॉस के केस में पैसा जाता है। तो लॉस में कभी भी कोई प्रोड्यूसर प्रोडक्शन नहीं करता। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल है जब उसको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। उसको मुंह में ठूस दो प्रॉफिट भर भर के, ठीक है। बहुत प्रॉफिट चाहिए। तो सबसे पहले तो तुम्हें नंबर 1 में यही डेफिनेशन लिखनी है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। मैंने लिखा है शॉर्ट में पीई, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तुम्हें शॉर्ट में नहीं लिखना। मैं एक एक के रजिस्टर में कभी भी वीडियो क्लास के अंदर आकर तुम लोगों का रजिस्टर चेक कर सकता हूं। अगर तुमने जरा सा भी रफली काम कर रखा है, या फिर मुझे राइटिंग पसंद नहीं आई, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने टेम्परेरी लिख रखा है, तो मैं वो पेज वहां से पूरी तरह से फाड़ दूंगा और मैं सुनाऊंगा अलग। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है। छोड़ता मैं किसी को नहीं हूं। हर एक बच्चे पर मेरी नजर रहती है कि कौन सा बच्चा लिख रहा है और कौन सा बच्चा नहीं लिख रहा है। तो उस बात की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी जब तुम पकड़े जाओगे कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, ठीक है। तब तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा कि आखिर मैं किस हद तक जा सकता हूं डांटने के मामले में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि तुम प्रॉपर तरीके से काम करोगे जैसे कि बढ़िया स्टूडेंट करता है। मेरे ना होने के बाद भी वहां पर तुम्हारे पास होने की
वजह बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखो, शॉर्ट में बिल्कुल मत लिखना, पूरा लिखना प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, और रफ राइटिंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। अगर वो रफ राइटिंग फेयर में नहीं बदली तो तुम्हारा पेज वहां से बदल जाएगा, उस पेज के साथ साथ हो सकता है मैं रजिस्टर का भी काम पूरा कर दूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बातों को सीरियसली लोगे और मेरी नजर तुम्हारे ऊपर रहती है हर समय, ये मत सोचना कि मैं नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। लिखो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में, it is a situation in which profit is maximum. It is a situation in which it is a situation in which profit is maximum. Profit is maximum. मतलब इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ऐसी सिचुएशन जब प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। छोले मिलते हैं क्या, छोले का क्या करेगा वो, सर में लगाएगा क्या। प्रॉफिट इज मैक्सिमम। हाँ, फुल स्टॉप के बाद लिखो प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय डिफरेंस बिटवीन, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय डिफरेंस बिटवीन, profit is calculated by difference between total revenue and total cost. Difference between total revenue and total cost. Total revenue and total cost. एक लाइन छोड़कर लिखना, प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया तुम्हारा प्रॉफिट इक्वल टू, तो देखो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना। मैंने बताया होगा शायद, या फिर नहीं बताया होगा, बताया तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अब बताऊंगा, है ना। प्रॉफिट को शो किया जाता है पाई से, है ना। तो पाई इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है, टीआर माइनस टीसी। दोनों चीजें कॉपी कर लो। हाँ, दोनों चीजें कॉपी करने के बाद तुम्हें लिखना पड़ेगा अपने रजिस्टर के अंदर एक बढ़िया सा नोट। तुमने कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा है ना, बताओ कॉस्ट वाले चैप्टर में तुमने टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा। कॉस्ट वाले चैप्टर में तुमने क्या पढ़ा है, लिखो नोट के अंदर, लिखो ए पॉइंट, लिखो नोट के अंदर ए पॉइंट में टीसी बराबर होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। मालूम है ना, टोटल कॉस्ट के अंदर कौन सी दो कॉस्ट शामिल होती हैं, एक तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती है और एक टोटल फिक्स कॉस्ट आती है। तो ये बात नोट नंबर ए के अंदर लिख लो। तुम सोच रहे होंगे मैं चैप्टर 10 के अंदर कॉस्ट वाले टॉपिक को क्यों पढ़ाने लग गया, तो ध्यान रखना ये भी पूरा चैप्टर पिछले 2 चैप्टर पर बेस्ड है। अगर जिस बच्चे ने टोटल रेवेन्यू वाले चैप्टर को ध्यान से करा है और टोटल कॉस्ट वाले चैप्टर को ध्यान से करा है तो ही ये चैप्टर तुम्हें समझ में आ पाएगा। एमआर और एमसी का कंसेप्ट अगर तुम्हें आता है तो ही ये चैप्टर तुम्हें समझ में आ पाएगा, अदरवाइज तुम्हें ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो ये बात मैंने लिखवाई है नोट नंबर ए के अंदर। अब नोट नंबर बी में लिखो, देखो जरा, 2 तरह से प्रॉफिट निकलता है। एक प्रॉफिट निकलता है टीआर और टीसी की हेल्प से। टोटल रेवेन्यू में से क्या माइनस करनी होती है तुम्हें, टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू में से क्या माइनस करनी होती है, टोटल कॉस्ट। और एक प्रॉफिट और निकलता है, कभी कभी हमारे पास क्या होता है, टोटल कॉस्ट नहीं होती है। जरूरी नहीं है क्वेश्चन तुम्हें टोटल कॉस्ट हमेशा बताएगा, या किसी भी कंपनी के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपनी टोटल कॉस्ट निकाल पा रही है। कभी कभी काम हमें बिना टोटल कॉस्ट के भी करना पड़ जाता है। तो जब बिना टोटल कॉस्ट के काम करना पड़ता है तब हम हेल्प लेते हैं किसकी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। टोटल वेरिएबल कॉस्ट तुम्हें हमेशा मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि टोटल कॉस्ट भी मालूम नहीं है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी मालूम नहीं है ना। टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बिना तो काम ही नहीं चलता, वो तो तुम्हें जरूर मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो 2 तरह से प्रॉफिट निकालते हैं।
कितनी तरह से प्रॉफिट निकालते हैं? दो तरीके से प्रॉफिट निकाला जाता है। अब मुद्दे की बात यह है कि दोनों में फर्क होता है। बिल्कुल सुनो, जब तुम टीआर और टीसी की हेल्प से प्रॉफिट निकाल रहे हो तो ये वाला प्रॉफिट कहलाता है तुम्हारा नेट प्रॉफिट। और जब हम, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे टीसी लिख दिया, ये टीआर है। जब हम टीआर और टीवीसी की हेल्प से प्रॉफिट निकालते हैं तो ये वाला प्रॉफिट कहलाता है तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो कई बार एक नंबर में डेफिनेशन आ चुकी है, व्हाट डू यू मीन बाय नेट प्रॉफिट और व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो नोट नंबर बी के अंदर, अभी नोट तो कुछ नहीं करा ना, ये अभी मत नोट करना, जब मैं नोट करने को बोलूं तभी करना। अगर किसी बच्चे ने अपना दिमाग लगा लिया है और इसको नोट कर लिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन कोशिश करे करो जब मैं बोलूं तभी नोट करो। हाँ, नोट नंबर बी के अंदर लिखो, पहले बोर्ड पे देखो, नोट नंबर बी के अंदर मैं लिखाऊंगा नेट प्रॉफिट। लिखो लिखो, द डिफरेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी, the difference between TR and TC is called net profit. The difference between TR and TC is called net profit. Is called नेट प्रॉफिट। नेट होता है ना इंटरनेट, वो वाला नेट नहीं, ठीक है। अब लिख लो ये फॉर्मूला, ऊपर वाला, ये वाला, एक लाइन छोड़कर अब लिख लो ये वाला फॉर्मूला, है ना। अब लिखो नोट नंबर सी, तीसरा नोट। तीसरे में तुम समझ गए होंगे क्या लिखाऊंगा, ग्रोस लिखाऊंगा, है ना। तो ये किसका डिफरेंस होता है? ये डिफरेंस होता है टीआर और टीवीसी का। तो लिखो, the difference between TR and TVC, the difference between TR and TVC, is called gross profit. The difference between TR and TVC is called gross profit. Is called ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है? ग्रॉस प्रॉफिट। इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, चैप्टर के लिए हेडिंग डालो, फर्स्ट हेडिंग है इस चैप्टर का। अभी तक तो बस मैंने डेफिनेशन वगैरह लिखवाई थी, है ना। अब ये चैप्टर का तुम्हारा फर्स्ट हेडिंग आ रहा है, एबनॉर्मल कॉमा नॉर्मल एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है ये भाई? मेरे हाथ टूट गए लिखने में, तुम्हें पता नहीं चला। एबनॉर्मल कॉमा नॉर्मल एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट। तो मैंने कितने प्रॉफिट की बात करी है? 3 प्रॉफिट की, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सब नॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सब नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ध्यान से सुनो, बोर्ड पे देखो, बेसिक बात मैंने ये बताई है कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट हटा दो। बोर्ड पे देखो, तुमने मार्कर को कितने का बेचा था? 40 रुपए का। तुम्हारी कितनी रेवेन्यू हो गई थी? 40 रुपए। तुम्हारी कितनी रेवेन्यू हो गई थी? 40 रुपए। और मार्कर बनाने का खर्चा कितना आ रहा था? 25 रुपए। मार्कर बनाने का खर्चा कितना आ रहा था? 25 रुपए का खर्चा आ रहा था। बताना जरा कितने का प्रॉफिट हुआ?
ये प्रॉफिट हुआ 15 रुपए का, 40 में से 25 गए, 15 रुपए। अब ध्यान से सुनो, देखो टोटल रेवेन्यू ज्यादा है ना, टोटल रेवेन्यू ज्यादा है, कितनी है 40 है, और टोटल कॉस्ट क्या है, कम है। टोटल कॉस्ट कितनी है 25 है, टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगी अगर टोटल कॉस्ट कम होगी। ध्यान से सुनो, यदि टोटल रेवेन्यू ज्यादा होती है और टोटल कॉस्ट कम होती है, बोर्ड पे देखो, टोटल रेवेन्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, और टोटल कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, तो ऐसा प्रॉफिट कहलाता है एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट भी कहते हैं, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं, वो सारे नाम में लिखवा दूंगा, पहले ध्यान से सुनो। एबनॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, जब टोटल रेवेन्यू होती है ज्यादा और टोटल कॉस्ट होती है कम। बात याद हो गई ना। 40 रुपए का मार्कर बेचा, जबकि बन कितने का रहा था, 25 रुपए का, तो 15 रुपए का क्या निकल कर आया है, नॉर्मल एबनॉर्मल प्रॉफिट। 15 रुपए का क्या निकल कर आया है, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट। 15 रुपए का क्या निकल के आया है, सुपर प्रॉफिट। ये तीनों नाम सेम है, एबनॉर्मल प्रॉफिट, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो तुम्हें सबसे पहले यही पढ़ना है, कैपिटल ए टॉपिक बनाओ, एबनॉर्मल प्रॉफिट। पहले मैं लिखाऊंगा डेफिनेशन, लिखो एबनॉर्मल प्रॉफिट के लिए, पहले तो इसके नाम लिखो, लिखो दिस प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज, दिस प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, this profit is also known as extra normal profit, comma super profit, extra normal profit, comma super profit। बस दो नाम होते हैं ना, एक तो लिखा ही रखा है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट या फिर सुपर प्रॉफिट, है ना। अब मुद्दे की बात है कब निकलता है, तो मैंने बताया था जब टोटल रेवेन्यू होती है ज्यादा और टोटल कॉस्ट होती है कम। तो लिखो, लिखो इट इज फाउंड व्हेन, ये हमें कब मिलता है, जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, लिखो इट इज फाउंड व्हेन टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। इट इज फाउंड व्हेन टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल cost, total revenue is greater than total cost। तो जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से क्या होती है, ज्यादा होती है। एक लाइन छोड़कर ये ड्रॉ कर लो, TR ग्रेटर देन TC, ऐसे नोट कर लो एक लाइन छोड़कर, मतलब कि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब जरा बोर्ड पे देखते रहना 2 मिनट के लिए, मुझे बताओ, मैं इधर भी क्वांटिटी से डिवाइड दे रहा हूं, इधर भी क्वांटिटी से डिवाइड दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जिन बच्चों के पास मैथ्स होती है वो बच्चे तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने इधर भी क्वांटिटी से डिवाइड दिया, उधर भी क्वांटिटी से डिवाइड दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको नहीं समझ में आती उनको मैं बताता हूं। ठीक है, देखो हम इधर भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई दे रहे हैं, बिल्कुल उसी चीज से, उसी क्वांटिटी से इधर मल्टीप्लाई दे दिया, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि हमने एक जगह डिवाइड दिया और एक जगह डिवाइड नहीं दिया, ये गलत है। तुम दोनों काम एक साथ कर सकते हो, एक एक करके नहीं करोगे कि इधर मल्टीप्लाई दे दिया उधर नहीं दिया, इधर डिवाइड दे दिया इधर नहीं दिया, है ना। जो भी काम करना है बोथ साइड करना है। अगर तुमने इधर क्वांटिटी से डिवाइड दिया है तो तुम्हें भी इधर किससे डिवाइड देना पड़ेगा, क्वांटिटी से। मुद्दे की बात यह कि मैंने क्यों डिवाइड दिया,
ये तो पता चल गया कि दे सकते हैं डिवाइड, लेकिन फिलहाल हमारे लिए काम की बात क्या है कि मैंने डिवाइड क्यों दिया। अभी मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने डिवाइड क्यों दिया। ठीक है, देखो मुझे बताओ, जब तुम टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हो, याद है ना रेवेन्यू वाले चैप्टर में, जब तुम टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हो तो क्या निकल के आती है? एवरेज रेवेन्यू। याद है या नहीं है याद? अगर कुछ मूर्ख बच्चों को, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कुछ मूर्ख बच्चे, मूर्ख समझते हो ना, मूर्ख तो अच्छे से समझते ही हो, है ना। अगर कुछ मूर्ख बच्चों को याद नहीं आ रहा है तो वो अपने रजिस्टर के पिछले चैप्टर में से जाकर देख सकता है एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला। और अगर कुछ होशियार बच्चों को याद आ गया है ना, है कि नहीं, तो वो मत देखना, है ना। अब तो कोई देखने वाला है नहीं, वैसे भी मूर्ख बोल दिया। तो देखो जब हम टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड दे देते हैं तो बनती है एवरेज रेवेन्यू। अब इधर देखो, जब तुम टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड दे दोगे तो कौन सी कॉस्ट बनेगी? एवरेज कॉस्ट। बताओ, दो कंडीशन बन गई ना, एबनॉर्मल प्रॉफिट की दो कंडीशन बन गई। कौन कौन सी? एक कंडीशन पहले वाली कि जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होती है, और एक कंडीशन और हो गई जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से क्या होती है? ज्यादा होती है। तब भी कौन सा प्रॉफिट होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि ये कंडीशन भी किससे निकल के आई है? उसी कंडीशन से, पहले वाले से। समझ गए ना। तो पेपर में अगर आ जाता है कि, अगर ध्यान से सुनो, अगर पेपर में आता है कि एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है तो कौन सा प्रॉफिट है, तो तुम्हें तब भी क्या बताना है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। पेपर में आता है टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा है, तब भी कौन सा प्रॉफिट है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। ये दोनों कंडीशन नोट कर लो, ठीक है। टीआर ग्रेटर देन टीसी तो लिख ही रखा है, उसके बाद ये वाला स्टेप नोट करो, उसके बाद ये वाला स्टेप नोट करो। और इस स्टेप के लिए मैं नोट में लिखवा देता हूं एक बात, लिखो नोट के अंदर, लिखो, when एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। इसी चीज को लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं, और कुछ भी नहीं है, इसी चीज को लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं बस। लिखो, when एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, when एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, लिख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एबनॉर्मल प्रॉफिट। इसको भी क्या बोला जाता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एबनॉर्मल प्रॉफिट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। चलो जी, ये बढ़िया हुआ। ये तो बात हुई थी जब टोटल रेवेन्यू ज्यादा होती है टोटल कॉस्ट से, ज्यादा होती है। अब जरा बोर्ड पर देखना, सुनने में ये बात गलत लगेगी, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, बच्चों की सबसे ज्यादा गलती इसी में ही होती है, नॉर्मल प्रॉफिट में। बच्चे बहस कर बैठते हैं, मुझसे लड़ लेते हैं, बंदूक ले आते हैं। खैर बंदूक तो नहीं लाते, ज्यादा हो गया थोड़ा, है ना। बंदूक नहीं लाते भाई, इतनी इज्जत करते हैं, बंदूक नहीं लाते, बड़ा पत्थर लेकर आते हैं और उस पर बैठ जाते हैं, पत्थर पर, है ना। नॉर्मल प्रॉफिट में मैं खुद ही बता देता हूं, बच्चे गलती कर देते हैं, समझ में ही नहीं आता उनको। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा उन्हें समझ में क्यों नहीं आता, जबकि उन्हें समझ में आता है कि हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा, फिर भी समझते नहीं है। चलो क्या, नॉर्मल प्रॉफिट बताओ। अभी अभी हम पढ़ कर आए एबनॉर्मल प्रॉफिट, ध्यान से सुनो। देखो, 25 रुपए का मार्कर बेचा, कितने का बेचा? 25 रुपए। चलो 25 छोड़ो, अजीब सी काउंटिंग है ना, 40 ही ले लेते हैं, 40 का बेचा था ना पहले, 40 का ही लेते हैं। 40 रुपए का मार्केट के अंदर तुमने क्या बेचा? मार्कर बेचा। बताओ कितने रुपए कमा लिए? 40 रुपए कमा लिए। कितने रुपए कमा लिए? 40 रुपए कमा लिए। मैंने तुमसे कहा 40 रुपए का ही उसको बनाने का खर्चा आया था, मैंने तुम्हें बाद में बताया, तूने 40 का बेच दिया। तुमने कहा हाँ मैंने बेच दिया। मैंने बोला उसको बनाने का खर्चा 40 रुपए ही आया था, तूने 40 का ही बेच दिया। मुझे बताओगे प्रॉफिट हुआ या लॉस, या कुछ भी नहीं हुआ? देखो
₹40 का बनाकर ₹40 का बेच दिया, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना प्रॉफिट ना लॉस, ना प्रॉफिट ना लॉस। बोर्ड पे देखो कितने रुपए कमाए, ₹40 टोटल रेवेन्यू, ठीक है। कितने रुपए का खर्चा था, ₹40 का टोटल कॉस्ट। बताओ टीआर और टीसी का गैप कितना आ गया, 0 आ गया ना, 40 माइनस 40 0। तुम कहोगे कि सर ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, मैं बोलूंगा नहीं, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ है। और कौन सा प्रॉफिट हुआ है, एबनॉर्मल नहीं हुआ है, प्रॉफिट हुआ है नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्वेश्चन ये है कि कैसे, है ना। मुझे ध्यान से और सोच समझकर बताना। टोटल कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट होती हैं, एक तो होती है टोटल फिक्स कॉस्ट, समझ में आ रही है ना बात। टोटल कॉस्ट के अंदर कौन कौन सी दो कॉस्ट शामिल होती हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात को फ्रेश माइंड के साथ, ठीक है। ध्यान से टेक्निकली कंसेप्ट सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा, और नहीं सुनोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, समझते हो ना। टोटल कॉस्ट के अंदर दो कॉस्ट होती है, एक तो होती है इसके अंदर फिक्स कॉस्ट जो हमेशा फिक्स रहती है, और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं कि ये जो फिक्स कॉस्ट होती है ना, फिक्स कॉस्ट के अंदर वो कॉस्ट तो होती है जो बेमतलब की लगी हुई है, कुछ कॉस्ट प्रोड्यूसर क्या करते हैं एडिशनली ऐड करके रखते हैं, कुछ कॉस्ट बेमतलब के अंदर ऐड करके रखते हैं, बेमतलब में ऐड कर रखी होती है। अगर बाई चांस कुछ नहीं मिलता उन्हें तो उस कॉस्ट का फायदा मिलता है, और वो फायदा क्या कहलाता है, नॉर्मल प्रॉफिट। वो प्रॉफिट क्या कहलाता है, नॉर्मल प्रॉफिट। ज्यादा समझ में नहीं आई होंगी बातें, देखो मैं तुम्हें बताता हूं, चलो इधर 40 ही रहने दो, है ना। देखो टोटल कॉस्ट के अंदर ₹10 की क्या ले ली, फिक्स कॉस्ट ले ली, ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। ₹30 की क्या ले ली, वेरिएबल कॉस्ट ले ली, क्या ले ली, वेरिएबल कॉस्ट। तो कितनी बन गई टोटल कॉस्ट, 40। मैंने भी कितनी ले रखी है, यहां पर देखो, यहां पर मैंने भी कितनी ले रखी है, 40 ही ले रखी है, समझ में आ रहा है ना। बताओ यहां तक तो समझ में आ गया होगा। मैंने टोटल कॉस्ट बनाने के लिए फिक्स कॉस्ट को कितना लिया, 10, और वेरिएबल कॉस्ट को कितना लिया, 30, और दोनों कॉस्ट को मिलाकर कितनी बन गई, 40। अब ध्यान से सुनो, फिक्स कॉस्ट है ना, ₹10 थी ही नहीं, फिक्स कॉस्ट जो है सिर्फ ₹8 थी, ₹2 बेमतलब के मिला रखे थे। ₹2 का कोई खर्चा नहीं था, कोई भी खर्चा नहीं था। हर एक प्रोड्यूसर करके रखता है, हर प्रोड्यूसर अपने फायदे के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट कॉस्ट के अंदर जोड़कर रखता है। क्वेश्चन ये है क्यों जोड़कर रखता है, इससे उसे क्या फायदा, नुकसान है, कॉस्ट बढ़ाकर बैठा हुआ है, नुकसान है, नहीं नुकसान नहीं है, फायदा है। बताता हूं कैसे, देखो मुझे बताना। वो अपनी फिक्स कितनी बनाकर बैठा हुआ था, 10, लेकिन उसकी फिक्स कॉस्ट कितनी थी, सिर्फ 8। ₹2 बेमतलब के जोड़ रखे थे। मुझे बताओ रियल में टोटल कॉस्ट थी कितनी, बस यहां से ₹30 आए, यहां से ₹8 आए। बताओ रियल में उसकी टोटल कॉस्ट थी कितनी, 38 थी, 38। ₹2 बेमतलब में उसने क्या कर रखे थे, ऐड कर रखे थे। रियल में उसकी टोटल कॉस्ट सिर्फ कितनी थी, ₹38 थी। अब मुझे बताओ अगर वो 38 को माइनस करेगा तो क्या कुछ प्रॉफिट निकलेगा, बिल्कुल ₹2 का प्रॉफिट निकल आया ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होती है तब भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, लेकिन उसे निकाल कर नहीं दिखाते हैं। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए ₹2 का निकाल कर दिखा दिया, उस प्रॉफिट को निकाल कर नहीं दिखाते हैं, एंड में प्रोड्यूसर वो अपने पास बचाकर रखता है, सेफ गार्ड करने के लिए खुद को, ठीक है, ऑन द स्पॉट सेफ गार्ड करने के लिए। तो कई बार पेपर में आ चुका है कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हो जाता है, तो तुम्हें बताना है कि प्रोड्यूसर क्या करता है, टोटल कॉस्ट के अंदर एक एक्स्ट्रा अमाउंट, शब्द क्या इस्तेमाल करना है, एक एक्स्ट्रा अमाउंट जोड़कर रखता है, और उस एक्स्ट्रा अमाउंट की वजह से उसे क्या मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, उस एक्स्ट्रा अमाउंट की वजह से।
यानी कि जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होती है तब भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है। और कैसे होता है अब ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। उस बंदे ने एक्स्ट्रा जोड़ रखा है ना। अब लिखो बी टॉपिक, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की डेफिनेशन लिख रही है, लिखो नॉर्मल प्रॉफिट की डेफिनेशन लिखो भाई, बहुत ही आसान है। तो बताओ ये प्रॉफिट मेनली कहां से आता है? टोटल कॉस्ट से आता है ना। उस बंदे ने टोटल कॉस्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा हिस्सा जोड़ रखा होता है। उस बंदे ने टोटल कॉस्ट के अंदर थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा जोड़ेगा प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हिस्सा जोड़ रखा होता है। ठीक है, तो लिखो दिस प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। दिस प्रॉफिट किसका हिस्सा होता है? ये टोटल कॉस्ट का। दिस प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, इज अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट जोड़ रखा होता है ना उसको यहां पर बोला गया है मिनिमम रिटर्न। क्या बोला गया है उसके लिए? एक शब्द मिनिमम रिटर्न। मैं तुम लोगों से क्लास में आकर कभी भी ये शब्द पूछ सकता हूं या फिर बोर्ड क्लास में पूछ सकता हूं, तो कान खोलकर और आंख खोलकर बैठो। ठीक है, लिखो दिस प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। उसी के बाद लिखो फुल स्टॉप के बाद इट इज द मिनिमम रिटर्न, बोर्ड पे लिखा हुआ है इट इज द मिनिमम रिटर्न दैट द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट, जिसकी वो उम्मीद करता है। इट इज द मिनिमम रिटर्न दैट द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट, ई एक्स वाला, दैट द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट, दैट द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट फ्रॉम हिज बिजनेस, फ्रॉम हिज बिजनेस। मतलब वो अपने बिजनेस से कम इतने की तो उम्मीद करता ही करता है। जैसे कि यहां पर उसने कितने की उम्मीद करी? 2 रुपए की। फ्रॉम हिज बिजनेस दैट द प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हिज बिजनेस एक्टिविटीज, फ्रॉम हिज बिजनेस एक्टिविटीज। तो जब भी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होती है तो तब भी उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा और जरूर होगा। ऐसे ही नहीं कि मजे मजे में बोल रहे हैं ना। तो अब एक लाइन छोड़कर ये नोट करना जो मैं करवा रहा हूं बोर्ड पे, देखो ये लिखो टोटल रेवेन्यू किसके बराबर है? टोटल कॉस्ट के। तब भी प्रॉफिट होता है। कौन सा प्रॉफिट होता है? नॉर्मल प्रॉफिट होता है ना। देखो जब भी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, क्वांटिटी से डिवाइड दे रहा हूं, इसको भी क्यू से डिवाइड दिया, इसको भी क्यू से डिवाइड दिया, ऐसा हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना करने में? मारोगे क्या? ऐसी हरकत मत करना। तो देखो टोटल रेवेन्यू को क्यू से डिवाइड करा, कौन सी कॉस्ट कौन सी रेवेन्यू बन गई? एवरेज रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करा, कौन सी कॉस्ट बन गई? एवरेज कॉस्ट। तो कई बार पेपर में एवरेज, तुम सोच रहे होंगे मैं बार बार एवरेज क्यों निकलवा रहा हूं, ध्यान से सुनो। यही नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, सबनॉर्मल प्रॉफिट एवरेज से भी आते हैं और यही प्रॉफिट्स टोटल से भी आते हैं। तो मैं तुम्हें हाथों हाथ इनकी एवरेज भी बनवा रहा हूं। अब एवरेज के लिए नोट में लिख लो, एवरेज के लिए नोट के अंदर लिखो। ठीक है, एवरेज वाला बल्कि ज्यादा आता है एग्जाम में, मैं सच बता देता हूं, एवरेज वाला ज्यादा आता है। लिखो लिखो व्हेन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू बोथ आर इक्वल, व्हेन एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू both are equal, both are equal, then we get normal profit, then we get normal profit। when average cost and average revenue both are equal, then we get नॉर्मल प्रॉफिट। तब हमें जाकर क्या मिलता है? एबनॉर्मल, सॉरी एबनॉर्मल कह रहा हूं, देन वी गेट
नॉर्मल प्रॉफिट, तब हमें मिलता है नॉर्मल प्रॉफिट। अब बचा हुआ है सब नॉर्मल प्रॉफिट। सच बताऊं, सब नॉर्मल प्रॉफिट कोई प्रॉफिट नहीं है, बताता हूं कैसे। लिखो सी, लिखना जरूर है लेकिन, सब नॉर्मल प्रॉफिट, इसको दूसरी भाषा में कहते हैं लॉस। ये होता है हमारा लॉस, ये कोई प्रॉफिट नहीं है। तुम कहोगे प्रॉफिट क्यों लिखा हुआ है ना, नाम है इसका। इसको दूसरी सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, लॉस। देखो मैंने तुमसे कहा मार्कर बेचा 20 रुपए का, कितने रुपए का मार्कर बेचा, 20 रुपए का, ठीक है, और था कितने का, 30 रुपए का। मतलब उसको बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही थी, 30 रुपए, और उसको मार्केट के अंदर बेचा कितने का, 20 रुपए का। बताओ अब तो हद ही हो गई। अब टोटल रेवेन्यू है कम और टोटल कॉस्ट है ज्यादा। देखो समझ में आ रही है ना बात, टोटल रेवेन्यू 20 रुपए और टोटल कॉस्ट है 30 रुपए, बनाने का खर्चा ज्यादा और बिकने पर जो पैसा आ रहा है वो आ रहा है कम। तो ये कहां से प्रॉफिट है, इसमें तो नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है, क्योंकि देखो ये तो उल्टा नेगेटिव जा रहा है। तो जब भी नेगेटिव आ जाता है तो तुम देख सकते हो कितने रुपए का लॉस हो गया, -10, यानी कि 10 रुपए का लॉस। 10 रुपए तुम्हारी जेब से जा रहे हैं। तो ऐसे में निकलता है तुम्हारा सब नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि लॉस। तो कब निकलता है, जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से क्या होती है, कम होती है। देखो जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से ज्यादा होती है तो एबनॉर्मल प्रॉफिट, जब बराबर होती है तो नॉर्मल प्रॉफिट, और जब कम होती है तो सब नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब कि लॉस। हाँ इसकी डेफिनेशन लिखो, लिखो दिस प्रॉफिट रिप्रेजेंट लॉस। ये वाला प्रॉफिट किसे रिप्रेजेंट करता है, ये प्रॉफिट रिप्रेजेंट करता है लॉस को। दिस प्रॉफिट रिप्रेजेंट्स लॉस, दिस प्रॉफिट रिप्रेजेंट लॉस, ठीक है। लिखो व्हेन टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल कॉस्ट, when total revenue is less than total cost, total revenue is less than total cost, ठीक है, then we get subnormal profit, then we get subnormal profit, तब जाके हमें मिलता है सब नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट मिलता है, सब नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट के नाम पर क्या है, धब्बा, लॉस, ठीक है। हाँ ये कंडीशन नोट कर लो, TR लेस देन TC, है ना। मैं फिर से किससे डिवाइड दूंगा, क्वांटिटी से, इसको भी और उसको भी। और तुम्हें मालूम है अब तक तो भाई ये बात याद हो जानी चाहिए, मैं क्या बताऊं इसमें। ये होती है एवरेज रेवेन्यू और ये होती है एवरेज कॉस्ट। तो नई कंडीशन बन गई ना, मतलब जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से क्या होगी, कम होगी, तब लॉस होगा। हाँ ये बात लिख लो नोट के अंदर, लिखो व्हेन एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट, व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, average revenue is less than average cost, then we get subnormal profit। तुम सोच रहे होंगे कि फिर इसको प्रॉफिट बोलते ही क्यों है जब ये लॉस है, जब कुछ प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। तो भाई मैंने थोड़ी ना बोला है, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, मेरी गलती थोड़ी ना है, ठीक है। बोलते हैं तो बोलते हैं। then we get subnormal profit, तब जाकर हमें कौन सा प्रॉफिट मिलता है, सब नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट मिलता है, सब नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखना, ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट और सब नॉर्मल प्रॉफिट की।